जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। कोरोना लगभग हमारे देश से खतरे टल चुके हैं और थोड़े बहुत है तो वो चल जाएंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग कोचिंग ट्यूशन जरूर पकड़ रहे होंगे तो जरूर पकड़िए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। मेरा मतलब है कि आप हमेशा जो एक मोबाइल से ही देखें, किताबों से ही पढ़िए, हर तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपका एक ही मकसद है कि मुझे कुछ आज पढ़ लेना है, आज एक टॉपिक खत्म कर देना है। तो उसी उद्देश्य से जो है हम आपको मुअत्तल काल के बाद का काल आपको बता रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर रास्ते में चलते चलते थक जाए तो उस खुशी को याद कीजिए जो आपको मिलने वाला होता है। आपका थकान यूं खत्म हो जाएगा। बिलीव नहीं है तो आप जीवन में आजमाइए। ये कभी मत सोचिए कि आपके लिए कोई शक्तिमान आएगा। आपके लिए कोई शक्तिमान नहीं आएगा, क्योंकि जो शक्तिमान है वो आप खुद हैं और कोई आपको अलग से मोटिवेट करने वाला नहीं है। जब तक आप अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं कर पाएगा तब तक दुनिया का कोई इंसान, कोई भी हो, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो हमेशा पढ़िए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे पिताजी कहते हैं हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड। तो हमेशा सुबह उठ के कम से कम मॉर्निंग में वॉक कीजिए, फ्रेश माइंड रखिए, और हेल्दी बॉडी जब रहेगा तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा और आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलिए इसी उस जोश के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों पढ़ना शुरू किए थे मौर्य काल, और मौर्य काल में आपको बताए थे कि मौर्य काल के बाद के जो शासक हुए थे वो आपको हुए थे शुंग वंश से, कन्नौ वंश हुए थे और सातवाहन वंश हुए थे। और उसी के समानांतर जो है मध्य एशिया से आए हुए शासकों का भी शासन शुरू हुआ था, जिसमें हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और आपको कुषाण वंश। तो मध्य एशिया से आए हुए वंश जो भारत पर आक्रमण किए और भारत में अस्थायी रूप से ही निवास कर गए। ये वैसे शासक वंश थे जो भारत से गए नहीं, वो भारत में ही निवास कर गए। और इसका निवास करने का एकमात्र अगर कहा जाए तो एकमात्र उद्देश्य करें तो ये क्या है, जहाँ पे अगर मध्य एशिया में थे तो वहां पे इनको जगह नहीं मिला। एक तरफ चीन इनको धक्का दे रहा था, दूसरे तरफ से उधर कोई धक्का देते, इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि हम भारत में ही जाके वास करेंगे। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, उसको धक्का देकर शक आया, फिर शक को हरा के पल्लव आया और फिर कुषाण वंश हुए। लेकिन जो भी हुए सारे भारत में ही अस्थायी रूप से निवास कर गए। तो हिंदू यूनानी में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक प्रतापी शासक होता मीनांडर, उसके बाद शक के बारे में पढ़, जिसका प्रतापी शासक रुद्रदामन। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पल्लव यानी पार्थियाई, पल्लव और कुषाण। इसमें जो वास्तविक और प्रसिद्ध शासक हुआ वो है गोंडोफर्निस और इसमें कुषाण। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पार्थियाई या पल्लव वंश, ऐसा कहा जाता है कि शक और पार्थियाई वंश जो है कुछ वर्षों तक एक साथ शासन किया, यानी पैरेलल शासन किया, समानांतर शासन किया। अब बात करें पल्लव की, तो हर कोई का एक अपना निवास स्थान था, एक उद्गम स्थान होता है जिसको हम नेटिव प्लेस कहते हैं। तो ये जो थे वो ईरान के निवासी थे। कहाँ के थे? ईरान के निवासी। और इस वंश के संस्थापक जो थे मिथ्रेडेटस प्रथम था। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो मिथ्रेडेटस। लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी जो शासक हुआ वो था गोंडोफर्निस। अब इसी के बारे में कहा जाए, ये जो भी आए सर्व पार्थिव और कुषाण वंश, ये जो है ईसा की पहली सदी में आए थे। तो गोंडोफर्निस 20वीं ईस्वी से लेके 41वां ईस्वी तक, मतलब लगभग 21 वर्ष तक या इनका शासन काल रहा। इसी के समय में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। अतः ईसाई धर्म का प्रचार जो हुआ भारत में पहली सदी में ही आया शुरू हो चुका था। अब दोस्तों इस वंश से कुछ ज्यादा नहीं है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है जानना। अब हम जानेंगे कुषाण। दोस्तों कुछ चीज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास एक सिस्टमैटिक नॉलेज है।
तो इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीजों को जानना इसलिए जो है कि आपके आगे की जो चैप्टर्स है वो क्लियर रहे। कुषाण वंश, कुषाण वंश में जो था पार्थियाई के बाद कोई अगर वंश आता तो वो था कुषाण वंश। क्योंकि देखिए एक के बाद एक शासक, एक के बाद एक वंश आते गए, और ऐसा माना जाता है कि कुषाण जो वंश है इसमें जो है कुषाण वंश के जो लोग थे युची और खेत्री कहलाते थे। और जो युची था वो क्या था दोस्तों, तो युची सरदारों का समूह था। उसके बाद वो क्या हुआ, कुल में बंटवारा हुआ, और वही एक कुल था, वो था कुषाण कुल था। ठीक है, तो ये मध्य एशिया में पश्चिम चीन के युची जाति के थे। कौन से जाति के थे, मध्य एशिया में जो है पश्चिम चीन के रहने वाले निवासी थे जो युची जाति के थे। और इनका जो क्षेत्र था भारत में शासन करने का या इर्द गिर्द, वो था ईरान का हिस्सा बैक्टीरिया था, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, पूरा पाकिस्तान था, और उत्तर भारत का पूरा हिस्सा जो कश्मीर आपको कहते हैं अफगानिस्तान, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। अब देखिए कुषाण को भी दो राजवंशों में क्या है बंटवारा कर दिया गया। एक राजवंश जो था काडफाइसिस राजवंश, और दूसरा हुआ कनिष्क राजवंश। तो काडफाइसिस जो राजवंश की स्थापना हुआ स्वयं काडफाइसिस प्रथम ने किया था। उसको अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में काडफाइसिस लिखा है, वही अगर आप इसके पांडे की बुक में देखेंगे तो कुजुल काडफिसेस लिखा है। तो ये दोनों ही सेम आदमी थे, इससे डाउट मत रखिएगा। ये भी लगभग 50 ईसा पूर्व से लेकर 78 ईसा वर्ष तक शासन किए, लगभग 28 वर्ष तक। अब काडफाइसिस जो था रोमन सिक्के का नकल किया और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसका काडफाइसिस द्वितीय, उसका नाम था बीम काडफिसेस। इसने क्या है तो बड़ी संख्या में जो है मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, और वास्तविक शासक के रूप में जो है बीम काडफिसेस को ही देखा जाता है। तो ये एक तरफ का शासन हो गया। अब दूसरा देखा जाए 78 के बाद, तो 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक की बात की जाए तो वह है कनिष्क राजवंश, जिसकी स्थापना स्वयं कनिष्क ने किया था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। और उसी का जो है दूसरा राजधानी था, ये तो पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में था, और दूसरा जो राजधानी था आपको मथुरा में था। इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात की जाए तो एक था वशिष्ठ जो 102 से लेके 106 ईस्वी तक रहा, दूसरा वाशिष्ठ जो 106 से लेके 140 ईस्वी तक रहा, और तीसरा रहा वासुदेव जो 140 वर्ष से लेके 230 ईसा वर्ष पूर्व। और चूंकि ये भारत में ही निवास करने लगे थे तो शुद्ध भारतीय जो भाषा का नाम धारण किया था वो था वासुदेव। अब चलिए दोस्तों आप देखते हैं, एक इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि कनिष्क वंश से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव भी, पर सब्जेक्टिव उतना नहीं बनता है लेकिन ऑब्जेक्टिव तो जरूरी बनता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, कनिष्क राजवंश की स्थापना स्वयं महान जो शासक प्रतापी शासक था स्वयं कनिष्क ने किया था, और उसका जो शासन काल था 78 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 105 ईसा वर्ष पूर्व तक था। और चूंकि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था, जो राजशाही राजा बना था वो 78 ईस्वी में, तो यही से जो है भारत में शक संवत शुरू होता है। ठीक है, 78 ईस्वी से ही भारत में शक संवत होते हैं। किसके राज्यारोहण में, तो कनिष्क के राज्यारोहण से। इसने एक युद्ध किया, चीन से एक युद्ध हुआ जहां का शासक कौन था, पांचाल। तो उस युद्ध में हार हुआ पहली बार, लेकिन अंततः उसको दूसरे युद्ध में क्या हुआ, जीत मिला। किसको, कनिष्क को। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, चूंकि ये बौद्ध धर्म को धारण किया था, तो कनिष्क के समय में 102 में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इसी संगति में बौद्ध जो है दो में बंटा था,
हीनयान, महायान। और दोस्तों आपको इसके बारे में अगर आपको पहले ही बता चुके हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो वहां आप इसको बारे में जान सकते हैं। उसका कला शैलियों की बात की जाए तो यह इस समय जो था कनिष्क के समय दो कला शैली बहुत रूप से विस्तारित हुआ। एक गांधार कला, एक है आपको मथुरा कला। तो गांधार कला उस कला को कहते हैं जो गांधार से उद्गम हुआ था, उसे हम गांधार कला कहते हैं। और गांधार पता है आपको दोस्तों अफगानिस्तान में है। बुद्ध की मूर्ति काले में पसान पे बनाई हुई, ये सारे इसके साक्ष्य किसके? गांधार कला के। इसके बाद देखा जाए तो मथुरा कला के बारे में आपको बात करते हैं। तो इस कला का भी जन्म मथुरा से हुआ, इसलिए इसको मथुरा कला कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू संबंधित कई मूर्तियां इसके साक्ष्य प्रमाण हैं। बौद्ध मूर्तियों का निर्माण इसी काल में यानी प्रथम ईसा से ही माना जाता है। सिक्कों की अगर बात की जाए दोस्तों तो शुद्ध सिक्के, स्वर्ण सिक्के 124 ग्राम का शुरू का श्रेय कनिष्क यानी कुषाण वंश को जाता है। और साथ ही ताम्र सिक्के का भी जो प्रचलन आया वो भी क्या हुआ? तो कुषाण वंश से कनिष्क से ही शुरू होता है। और इसमें अगर किसी चीज का प्रचलन नहीं हुआ था तो चांदी के सिक्के का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। विद्वानों का श्रेय देखा जाए दोस्तों तपस्वर, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी इन्हीं के शासनकाल में आए थे, तथा नागार्जुन जैसे प्रचंड पंडित और चरक जैसे महान चिकित्सक भी इसके राजसभा क्या थे? रत्न हुआ करते थे। साथ ही कनिष्क का जो पुरोहित कौन था? तो संघरक्षक था। तो अगर रिवीजन करेंगे तो आप सीधा देखेंगे कि मौर्य काल के बाद आपको अगर भारत में कोई मध्य भारत में रहता था तो वो 3 शासक हुए थे। आपको शुंग वंश से, कन्नौज वंश से, सातवाहन वंश से, और इसी के समानांतर जो है 4 वंश जो है मध्य एशिया से पश्चिम भारत में शासन करने भारत में आए थे। जो कौन कौन थे? हिंद यूनानी थे, सत्ता, पार्थियाई था और कुषाण था। इसका अगर कहा जाए तो वास्तविक शासक मेनांडर जो प्रसिद्ध शासक रहा, उसका शक में रुद्रदामन, पार्थियाई या पल्लव में गोंडोफर्निस और कुषाण का क से कुषाण, क से कनिष्क। मुझे उम्मीद है कि आपको यह याद रहेगा, ठीक है। और आपको इसमें सबसे मूल आपको कनिष्क के बारे में थोड़ा याद रखना है कि कनिष्क के समय बौद्ध की चौथी संगति कुंडलग्राम में कहाँ हुआ था? आपको कश्मीर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ उसी समय जो है 78 ईस्वी को ही हम लोग संवत शुरू भारत में शुरू हुआ। और इस गांधार कला को मथुरा कला इससे कनिष्क से ही संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। और लिखने का जरूर अभ्यास करें। आपको पीटी मेंस साथ साथ करना चाहिए, लिखने का, बोलने का और पढ़ने का, तीनों ही आपको अभ्यास करना है। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।